So Bismillahirrahmanirrahim. As you know about the topic, the capacity shortfall, the capacity utilization, and it is the responsibility of the production department to manage the capacity and the capacity utilization, to deal with the excess capacity and to deal with the capacity shortfall. Both of the things should be managed by the production department. It is the production responsibility, departmental manager responsibility to deal with the capacity, excess capacity and the capacity shortfall. So we study the capacity shortfall already. The capacity shortfall means when your current level of demand exceeded your करंट कैपेसिटी, आपकी जो करंट कैपेसिटी, जितनी आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी है बिजनेस की, उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डिमांड उस प्रोडक्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा है. सो आई ऑलरेडी मेंशन दैट वी नीड टू टेक थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो कि आपको लेना होते हैं. द फर्स्ट डिसीजन ये है कि आप अपनी कैपेसिटी को इस डिमांड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कीजिए, और दूसरा डिसीजन ये होता है कि आप उसके लिए आउटसोर्सिंग की तरफ जा सकते हैं, और तीसरा डिसीजन जो है वो नॉर्मली जो कि प्रेफरेबल नहीं है, जिसको सजेस्ट नहीं किया जाता, और वो है कि आप रिटेन करें अपनी कैपेसिटी को और ना तो इंक्रीज़ करें और ना ही उसको आउटसोर्स करें. और इसका एक ड्रॉबैक भी डिस्कस किया गया था कि अगर ये जो थर्ड ऑप्शन है रिटेनिंग वाली, ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस की रिपुटेशन पे अफेक्ट करती है. इसलिए इसको यहाँ पे एक ऑप्शन के तौर पे रखा गया और इसको डिटेल में सजेस्ट नहीं किया गया. और इसकी जो एक्सेस कैपेसिटी की जो शॉर्ट रन ट्रीटमेंट थी, उसमें ये बताया गया था कि अगर आपको वक्ती तौर पे ये फील हो रहा है कि कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ की गई है शॉर्ट रन में, और माइट भी कैपेसिटी जो है वो फॉल बैक कर जाए आने वाले वक्त में, तो आप ये प्रेफर किया गया है, ये एडवाइस किया गया कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करें, आउटसोर्स करें. पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस किसी दूसरी फर्म से बनवा लिया जाता है, और ये कंपैरेटिवली कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने से शॉर्ट रन में बेहतर है. लॉन्ग रन में ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप लॉन्ग रन में कई सालों से आप आउटसोर्स कर रहे हैं और आप अपनी कैपेसिटी को प्लान नहीं कर सके. सब कॉन्ट्रैक्ट का जो मेजर बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है. इट इज़ क्विक टू अरेंज. whenever the excess capacity is required, excessive capacity is required, you just need to make a phone call to an outsourced firm or write an email to an outsourced firm, और वो capacity manage की जा सकती है. Flexibility इस तरीके से है कि आप अपनी डिमांड से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. Flexibility इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि it is possible for a business to produce a variety of item, जो कि इन हाउस प्रोड्यूस करना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता, आप उसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और जो क्वालिटीज़ के इश्यूज हैं, इनको अभी आज आउटसोर्सिंग का मेन टॉपिक भी हमने डिस्कस करना है. डिलीवरी टाइम, क्वालिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ ऑर्डर का जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं. आउटसोर्स फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है, और जिसकी वजह से वो जो इन हाउस कॉस्ट है उससे कंपैरेटिवली है जो सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज सबसे पहले सीखा गया है कि सब कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या है, और सब कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट फॉल में यूज़ करना आपके बिजनेस के लिए बड़ा सूटेबल माना जाता है. सब कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना जो है वो बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, लेकिन इसको सजेस्ट किया गया कि ये
शॉर्ट रन में बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और आपने देखा कि इसमें जो क्वालिटी इश्यूज हैं और अनसर्टेनिटी डिलीवरी टाइम वगैरह से आ सकते हैं। कंपैरेटिवली ऑब्वियसली इसमें जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली हायर होगी इन हाउस प्रोडक्शन। तो अब जो मेजर कॉन्सेप्ट है ये लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब जो मेजर कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ अब हम चलते हैं कि अगर आप देखते हैं कि लॉन्ग रन में अगर कैपेसिटी जो है वो एक्सेसिव आ जाती है, और आप देख रहे हैं अब लॉन्ग रन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि लॉन्ग रन जो है वो क्या चीज़ है। कितनी देर तक आपकी डिमांड से ज़्यादा अगर आपको कैपेसिटी मिलती जाए तो वो लॉन्ग रन जो है वो कंसिडर की जा सकती है। नॉर्मली ये कहा गया है कि मोर देन 6 मंथ्स और अप टू ईयर, 1 साल तक अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो कैपेसिटी है वो आपकी डिमांड से कंपैरेटिवली कम है, डिमांड ज़्यादा है और कैपेसिटी यू आर फेसिंग द शॉर्टफॉल ऑफ योर कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ये सजेस्ट किया गया कि 1 साल तक, कुछ 6 मंथ्स भी सजेस्ट करते हैं, कुछ 9 मंथ्स या 12 मंथ्स को सजेस्ट किया जाता है कि 1 साल तक अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी अहेड है, सॉरी डिमांड जो है वो आपकी कैपेसिटी से अहेड है, तो इसमें आप ये प्लान कर सकते हैं, इसमें आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप कैपेसिटी को परमानेंटली जो है वो इंक्रीज़ कर लिया जाए, और इसमें आउटसोर्सिंग को सजेस्ट नहीं किया जाता। क्यों सजेस्ट नहीं किया जाता? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक लॉन्ग रन में फेस कर रहे हैं कैपेसिटी को, तो वाई यू आर नॉट एक्सपेंडिंग योर बिजनेस प्लान। 1 साल तक अगर आप कैपेसिटी को फेस कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस प्लान को जो है वो इंक्रीज कर लेना चाहिए। यू हैव टू मेक अ न्यू बिजनेस प्लान, एक्सटेंड योर, यू शुड एक्सटेंड योर बिजनेस प्लान just to in just to cover the excess demand permanently। ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है। जो आउटसोर्स है ऑब्वियसली वो इसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे बताया जाता। तो ऑप्शन 2 सजेस्ट की गई है, ऑप्शन 2 सजेस्ट की गई है लॉन्ग रन के लिए, और इसमें बताया गया है जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द लॉन्ग रन। इसका बेनिफिट बिल्कुल इजीली बताया गया है कि ये कैपेसिटी को आपको परमानेंटली इंक्रीज करता नज़र आएगा, और आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है ये, अगर आप कंपैरेटिवली भी इन पॉइंट्स को पढ़े तो आप इजीली गेट कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि आउटसोर्स में क्वालिटी के इश्यूज आपको नज़र आए थे, जबकि इधर लॉन्ग टर्म में आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और आप क्वालिटी को अपने इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और क्वालिटी का जो लैक आपको वहाँ मिला था वो उसको कवर अप किया जा सकता है। इवन के बताया गया कि आउटसोर्स में जो प्रोडक्शन आपको मिलेगी आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। It is not feasible and possible to improve the quality through research and development। इवन कि अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो ना सिर्फ आप खुद बना रहे हैं, आपकी कॉस्ट आपकी कंट्रोल में, क्वालिटी आपकी कंट्रोल में, बल्कि ये देखा गया है कि वो जो R&D है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसकी इनोवेशंस को आप खुद से इनोवेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली whenever the business increases into large scale, expanding the business operation जब भी आपको नज़र आएगा तो आपको economies of scale, आप जानते हैं कि these are the factor that reduces the average cost। और कब ये average cost को reduce करती हैं? whenever the scale of operation is increases। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपको इकोनॉमी मिलेगी। तो प्रोडक्शन आउटसोर्स में भी बढ़ रही है लेकिन वो आप खुद नहीं बढ़ा रहे, प्रोडक्शन उसी वक्त बढ़ेगी जब आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। और इसका एक जो लॉन्ग रन हमने आज डिस्कस किया है इसमें ये क्लियरली देखा जाएगा कि आपको एक बिजनेस प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा, एक न्यू एक्सपेंडेड बिजनेस प्लान आपको एक न्यू डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि उन चीज़ों को कवर अप करेगा लॉन्ग टर्म, जो कि आप कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। जबकि ये क्लियरली देखा जा रहा है कि जो ड्रॉबैक है ये आपको आउटसोर्स में बेनिफिट के तौर पे, इजी टू अरेंज, इजी टू मैनेज दी आउटसोर्स फॉर्म को एक ईमेल करें और सारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, बनवा लें प्रोडक्ट बाहर से। लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन में आप ये क्लियरली देख रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपको एक बिजनेस प्लान जो है वो
क्लियरली हायर करना पड़ेगा और नया बिजनेस प्लान जो है एक्सटेंडेड बिजनेस प्लान जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। कैपिटल कॉस्ट आपकी ऑब्वियसली इसमें कंपैरेटिवली हाई मानी जाती है, कैपिटल कॉस्ट इसमें हाई मानी जाएगी और इसमें एक रिस्क बताया गया। ये कैपिटल कॉस्ट और रेजिंग कैपिटल तो ये तो एक कॉमन सी इशू है। ऑब्वियसली जब कैपिटल आएगा तो लोन भी आएगा, पैसा भी आना चाहिए, और वो पैसा कैसे आएगा ये हम फर्दर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हम इसको देखेंगे कि हाउ वी रेज द रिक्वायर्ड, हाउ वी कैन रेज द कैपिटल टू एक्सपैंड आवर कैपेसिटी। वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम स्टडी करेंगे इसमें। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, हाँ ये काफ़ी वैलिड है और इसमें एक बेसिकली एक रिस्क बताया गया बेसिकली, और वो रिस्क ये बताया गया कि समटाइम्स बिजनेसेस जो हैं वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज तो कर लेते हैं लेकिन डिमांड जो है वो फॉल बैक कर देती है। और अगर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है और आपने कैपेसिटी बढ़ाई है, 6000 आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी और आप उसको 8000 पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को लेके जा चुके हैं, और अब आपकी जो डिमांड है ड्यू टू सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनसर्टेन फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड जो है वो वापस आ चुकी है 6000 पे। तो व्हाट अबाउट द कैपेसिटी दैट यू ऑलरेडी इंक्रीजेस प्रोड्यूसिंग 2000 एक्सेसिव गुड्स, इस कैपेसिटी को कैसे डील किया जाएगा, कैपेसिटी को कैसे डील किया जाएगा? इंक्रीज टोटल कैपेसिटी, बट व्हाट हैपन इफ द डिमांड शुड फॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इवन के बताया जा रहा है कि लॉन्ग पीरियड वो कैपेसिटी ना सिर्फ फॉल की गई, वो कैपेसिटी ना सिर्फ फॉल की गई बल्कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी वो फॉल करके, यानी लॉन्ग टाइम पीरियड, फिर आप कह सकते हैं कि 1 साल के लिए वो कैपेसिटी जो है वो वापस फॉल कर। ऑब्वियसली आप ये देख रहे हैं कि एक बिजनेस प्लान जो है वो आपको चाहिए होगा इसके लिए, टाइम्स टू टेक एंड इक्विप एंड फैसिलिटी कस्टमर्स में नॉट वेट। ऑब्वियसली एक इक्विपमेंट प्लान, मशीनरी प्लान, बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल वैसे ही दोबारा से बिल्कुल वही बात कर रहा है जो कि बिजनेस प्लान के हवाले से बात की जा रही है। बिजनेस प्लान के हवाले से यू नीड टू ड्रॉ अ न्यू बिजनेस प्लान, एक एक्सटेंड करना पड़ेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आप अपनी कैपेसिटी को 6000 से इंक्रीज करके 8000 पे जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ये एक जो लॉन्ग रन का ड्रॉबैक एक तो बिजनेस प्लान के हवाले से है, बिजनेस प्लान के हवाले से रीडिज़ाइनिंग और बिजनेस प्लान की ज़रूरत है और रीडिफाइनिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। तो ये आपका जो है वो कवर अप हो जाएगा। और ये जो रिस्क है, अगर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है और डिमांड फॉल कर जाती है तो ये रिस्क है, इस रिस्क को बियर किया जा सकता है। इस रिस्क का भी एक सोल्यूशन सजेस्ट किया जा सकता है, और वो सोल्यूशन ये है कि अगर आपने ये देखा है कि आपकी डिमांड जो है कैपेसिटी बढ़ाने के बाद फॉल कर गई है, तो आप उस कैपेसिटी को अगर आप खुद यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको कैपेसिटी को रेंटेड आउट भी किया जा सकता है, उस कैपेसिटी को किसी दूसरे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और एक जैसे कि रिसेंटली आपने इसका एक सोल्यूशन और भी पढ़ा था, और वो ये सोल्यूशन था कि आप उस कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज या कट भी कर सकते हैं। और इस सूरत में ऑब्वियसली जो आपने रिस्क लिया था वो रिस्क आपके सामने है कि वो रिस्क आपको फेलियर में जाता नज़र आ रहा है। तो ये टेक्स टाइम टू बिल्ड एंड इक्विप न्यू कस्टमर्स मे नॉट वेट। हो सकता है कि जो कस्टमर्स हैं वो आपके वेट ना करें। तो ये था जी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ट्रीटमेंट। आपके पास शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ट्रीटमेंट थी। इसके बाद चलते हैं हम आउटसोर्सिंग की तरफ, जो कि शॉर्ट रन में सजेस्ट की गई थी और लॉन्ग रन में सजेस्ट नहीं की गई थी। ये हमारा इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक कंसीडर होगा। यूजिंग एनर बिजनेस अ थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी होगी। अगर ये आपका अपना बिजनेस होगा तो ये तो आपके अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कंसीडर होगी। ऑब्वियसली इट इज़ अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या कर रही है कि एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर रही है, आपके बिहाफ पे कैरी आउट कर रही है। पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करना
शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में क्या ये सजेस्ट किया जाता है, इसको भी अभी हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन आउटसोर्स करना, ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप टोटल प्रोडक्शन को आउटसोर्स करें, बिजनेस प्लान को ही हमेशा से सजेस्ट किया गया। ये ऑप्शन आज हमने सिर्फ इसलिए रखी कि वक्ती तौर पे अगर हमें कोई कैपेसिटी की शॉर्टफॉल का इशू है तो इसको हम शॉर्टफॉल के इशू को जो है वो डील कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस rather than doing within the business। दो तरह की प्रोडक्शन है जो कि आज आपने टर्म सीखी है, इन हाउस प्रोडक्शन और आउटसोर्स प्रोडक्शन। क्लियर हो जाना चाहिए कि इन हाउस प्रोडक्शन का क्या मतलब है और आउटसोर्स प्रोडक्शन का क्या मतलब है। इन हाउस मीन्स आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को खुद जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं और आपका अपना बिजनेस प्लान है जिसके थ्रू आप उस कैपेसिटी को क्या करें, प्रोड्यूस करें। मेजर रीजंस बताई गई हैं कैपेसिटी की, देयर आर अदर मेजर रीजंस फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जो है वो क्यों सजेस्ट की जाती है, इसमें कुछ रीजंस बताई गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि ये जितनी भी रीजंस हम पढ़ेंगे ये शॉर्ट टर्म रीजंस होंगी और ये शॉर्ट टर्म सजेशंस जो है वो आपको क्लियर किया जाएगा। रिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर ये देखा जाए तो ये तो थोड़ी देर पहले भी हमने ड्रॉबैक के तौर पर पढ़ा था कि इन हाउस की जगह अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो उसमें वैल्यू दैट हैज़ बीन एडेड बाय द आउटसोर्स फर्म, तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी कुछ कॉस्ट जो है वो कम है। तो कॉस्ट कम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जिनके लिए आपको न्यू बिजनेस प्लान डिज़ाइन करना पड़े और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़े और वो कैपेसिटी भी टेम्प्रेरी तौर पे इंक्रीज़ हो, तो इससे बेहतर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप आउटसोर्स करें। इससे वक्ती तौर पे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है वो आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगी और आप टेम्परेरी तौर पे सारा का सारा प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा वो आउटसोर्स फर्म से बनवा सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ, मेरे ख्याल में आउटसोर्स करने का मेन पर्पस भी यही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द सेम इंडस्ट्री। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है? अगर आप इन हाउस इस फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने जाएं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और फिर पार्ट टाइम और टेम्प्रेरी और हार्ड ह्यूमन रिसोर्स इसमें आपको नज़र आएगा। इसलिए एडिशनल कैपेसिटी को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप आउटसोर्सिंग में कंपैरेटिवली इसको सजेस्ट किया जा रहा है। एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज। Sometimes your in-house production is not as efficient as the outsource organization. बड़ी कॉमन सी एग्जांपल ये पॉइंट समझाने के लिए इस तरीके से दी जा सकती है कि समटाइम्स कंप्यूटर एक्सपर्ट्स आपके पास कंप्यूटर्स को यूज़ तो कर सकते हैं, डेटा एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स की जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं ये सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले जो थर्ड पार्टी है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से, बिकॉज द थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स आर मोर कंप्यूटर प्रोफिशिएंट, मोर प्रोफेशनल एज कम्पेयर टू इन हाउस कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। कंप्यूटर प्रोफेशनल इन हाउस के यूज़ कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को, लेकिन डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है इस पॉइंट को समझने के लिए। आप क्वालिटी एक्सेसिव क्वालिटी सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी आपको प्रोवाइड करती है। आप उनसे वो सर्विस बाय करें और सर्विस का आप उनको पे करें और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। या परमानेंटली आप कह सकते हैं कि एक आपने बाय की हुई है लेकिन वो भी ज़रूरत पड़ने पे उसको सर्विस आप लेते हैं और सर्विस का पे करते हैं, और जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप उस सर्विस को बाय नहीं करते। कौन सी क्वालिटी सर्विसेज हो सकती हैं? जैसे मैंने कंप्यूटर्स की एग्जांपल दी, जैसे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस है, जैसे मशीन्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज को आप बाय कर सकते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज को, सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज को बाय किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप देखें कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स आउटसोर्स के डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो क्वालिटी इश्यूज का माना जाता है और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है कि आप आउटसोर्स की क्वालिटी, बिकॉज नो वन एक्चुअली अलाउज यू टू चेक द क्वालिटी, तो
टू विजिट देयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। कोई भी आपको अपनी फर्म में आउटसोर्स फर्म जो है वो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप उनकी फर्म में उनकी क्वालिटी को क्या कर सकें, टेस्ट कर सकें। दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन हाउस प्रोडक्शन। तो इसमें क्वालिटी का जो मेजर इशू है वो आपको रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉबैक्स में आप देखते हैं कि क्वालिटी इश्यूज हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं ये फर्म्स का क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो मेंटेन कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी को आप खुद से मॉनिटर करें। दिस विल नॉट बी ईजी बिकॉज व्हेन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स आर परफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस, so the company needed to ensure that the quality control and quality standards जो हैं should be met inside the organization। जब आप आउटसोर्स की बात करेंगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आएगा। जो भी प्रोडक्ट जैसे भी आपके पास आएगी वो आपको एक्सेप्ट करना होगी। और मैनेजमेंट कंट्रोल, बिल्कुल ये पॉइंट भी अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलते जुलते पॉइंट। वजह ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर। इट इज़ द नॉर्म बिहेवियर ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद योर सोसाइटी, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर, आपका कॉर्पोरेट कल्चर। आपका कॉर्पोरेट कल्चर एक खास स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है और आपने एक नॉर्म्स डेवलप किया हुआ है। एक आप खास क्वालिटी का रॉ मटेरियल बाय करते हैं, कस्टमर को हमेशा अपना ऑर्डर का जो प्रॉमिस है वो पूरा करते हैं, उसको लेट नहीं करते। दीज आर योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, नॉर्म्स, बिहेवियर ऑफ योर फर्म विद द स्टेक होल्डर्स। अब जब आपकी जो प्रोडक्शन है वो आप पर डिपेंड करनी चाहिए इन हाउस, लेकिन अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं और अगर वो डिले करता है और आप अपने कस्टमर को बोल रहे हैं ड्यू टू द आउटसोर्स फर्म डिले हुआ है, तो कस्टमर जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन रीजंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही एक्सेप्टेबल रीजंस हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर की जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये आउटसोर्स में डिस्टर्ब हो सकती है। सिक्योरिटी में ये डाटा हैकिंग और डाटा सिक्योरिटी में आ सकता है कि ये सजेस्ट किया जाता है कि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स आपके अपने होने चाहिए, क्योंकि जो आउटसाइड एक्सपर्ट्स हैं वो आके अगर कंप्यूटर्स को अपडेट करते हैं, इससे डाटा सिक्योरिटी और आईटी रिस्क भी आपका इंक्रीज। जो आपका इम्पोर्टेंट सीक्रेसी है, आपकी जो डिशेस हैं, रेसिपीज़ का जो डाटा, आपके जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, आपके जो कस्टमर्स की इम्पोर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जो कंप्यूटर्स और जो सॉफ्ट कॉपीज़ का जो रिस्क है, इसमें आउटसोर्सिंग में रिस्क आ सकता है। इसलिए कहा गया कि अब ये बात आ गई है कि इसको इवैल्यूएट किया जाए कि आउटसोर्सिंग बेहतर है। अब इसको दो तरीक़ों से इवैल्यूएट किया जाएगा आपके सामने। एक तो ये शॉर्ट रन में बेहतर है, लॉन्ग रन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये आपने एवैल्यूएशन के अंदर लिखना है। इसके बाद आपने एवैल्यूएशन में दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडियोकर, मॉडरेट, इनके लिए आउटसोर्सेज हैं, लेकिन जो लार्ज और वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ब्रांड नेम और क्वालिटी एश्योरेंस को बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए आउटसोर्सिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसको इस तरीके से आप एवेल्यूएट कर सकते हैं और इसको डिप्लोमेटिकली एग्जाम में लिख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक्सेप्टेबल है आउटसोर्सिंग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन का लिख सकते हैं, इसमें ब्रांड का लिख सकते हैं, इसमें साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। इसमें एटीट्यूड ऑफ द बिजनेस, कॉर्पोरेट कल्चर, अभी जो रिसेंटली डिस्कस किया, इसको आप एवेल्यूएशन के अंदर लिख सकते हैं कि कल्चर पर डिपेंड करता है। आपकी कल्चरल वैल्यू क्या ये अलाउ करती है कि आप आउटसोर्स कर सकें, या आपकी कल्चरल वैल्यू अलाउ नहीं करती कि आप आउटसोर्स कर सकें। जैसे कि ब्रांड्स के बारे में बताया गया कि वो एक ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं जिसमें उन्होंने आउटसोर्स को नहीं करना होता, लेकिन फिर इसके बावजूद ब्रांड्स भी आउटसोर्स कर सकते हैं। और उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए कि वो जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीज़ें ब्रांड्स भी खुद नहीं बना सकते, तो उसको आउटसोर्स किया जा सकता है। Remember the concept of strategic alliance, where two different organizations share their expertise, core competencies। तो ये भी तो आउटसोर्स हुआ ना। एक कार मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑडियो सिस्टम किसी दूसरी फर्म से बाय कर रहा है, तो ये भी तो आउटसोर्स ही हुआ ना। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस, अ फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर, भी तो आउटसोर्स ही हुआ।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप इस जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसमें कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।